नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और डीटीवी भारत की खास पेशकश न्यूज रूम लाइव में हमारे साथ आज हमारे संवाददाता हैं। हम उन सबसे बात करेंगे और बात कोरोना संक्रमण, इसके साथ साथ सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार सड़कों पर किस तरीके की स्थिति है वो देख रहे हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर एक बार चर्चा जरूरी है, क्योंकि एक दिन में पिछले 24 घंटे में 4 लाख से अधिक मामले सामने आने के बाद स्थितियां जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में जो एक और बात है वो ये है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। आज कोरोना संक्रमण पर हमारे जो सहयोगी अविनाश, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अविनाश, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थितियां सुधर नहीं रही है, क्या लगता है लापरवाही काम आएगी या प्रशासन ने जो जिस तरीके से लॉकडाउन की जो बातें की है या फिर और भी कई सारे पहल किए जा रहे हैं उसका असर दिखेगा? देखिए, एक तो लापरवाही बिल्कुल है, हम सबकी लापरवाही है कि कोरोना इतना फैला। दूसरी लापरवाही सरकार और प्रशासन की लोगों की लापरवाही से ज़्यादा बड़ी है कि आप ने गंभीरता से नहीं लिया, चीज़ों को नहीं समझे। और आज स्थिति यह है कि आज फिर से देश ने एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया है आंकड़ों के मामले में। 4,12,000 आपको बता दें कि स्थितियाँ ये हैं कि 262 इतने एक दिन में नए मरीज, अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्थितियाँ खराब हो रही हैं और बिहार सरकार 2 दिन पहले जागती है, लॉकडाउन लगाती है। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन वहां पर स्थितियां बिगड़ रही हैं। उस पर केंद्र सरकार को सोचना होगा और पूरे देश में इस चीज़ को लागू करना होगा। देखिए, एक तो यातायात चल रहा है, उस पर पूर्णतः पाबंदी नहीं लगाई गई है, तो एक जिले से दूसरे जिले लोग जा रहे हैं। हालांकि बिहार में ई पास का इंतजाम किया गया है कि आपको अगर जाना है तो उसके तहत। लेकिन देश की अगर आंकड़ों की बात करें तो निर्भय एक और आंकड़ा डरा रहा है। वो उस आंकड़े पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और वो आंकड़ा मौत का है। मौत का आंकड़ा बिहार में और देश की अगर बात कर लें तो पिछले साल 1,000 उसके आसपास रहा था, लेकिन इस बार आंकड़ा अब 4,000 के पास पहुंचने वाला है। मौत का अगर आंकड़े की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में 3,980 मरीजों की मौत हो गई है। निर्भय, ये आंकड़ा डरा रहा है, ये आंकड़ा ये बिल्कुल बहुत कुछ बता रहा है कि स्थितियां खराब हो रही हैं। बिल्कुल अविनाश, क्या लगता है स्थितियां बदल रही है? कहा यह अब जा रहा है कि देश में जो मतलब संक्रमण की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पीक हो रहा है और उम्मीद की जा रही है। और जिस तरीके से बातें भी अब आ रही हैं कि कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि संक्रमण धीरे धीरे मई महीने के बाद से स्थितियों में सुधार आएगा और संक्रमण कम होंगी। देखिए, संक्रमण तो कम होगा ही, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि मई तक लॉकडाउन चला और जून जैसे ही आया 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी। और जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो इसको बेहतर तरीके से बता रहे हैं कि हाँ, अभी कोरोना जो है वो पिक पर है और जैसे ही मई लास्ट जाएंगे, मई जैसे ही ढलने लगेगा, मई समाप्ति की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे कोरोना की स्थितियाँ भी सामान्य होंगी। लेकिन इसको लेकर बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी और आपकी लापरवाही है, सरकार की और प्रशासन की लापरवाही है कि दूसरी लहर का हम लोग शिकार हो गए हैं। देखिए निर्भय, एक तो दूसरे देशों में हमने देखा कि किस तरीके से दूसरी लहर ने तांडव मचाया। जर्मनी की बात कर लें या फिर ब्रिटेन की बात कर लें, या कई ऐसे देश हैं जहां पर दूसरी लहर ने कहर बरपाया था और वो भारत से पहले मचाया था। लेकिन उसको देखकर सरकार ने किसी तरीके से कोई काम नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को उस तरीके से नहीं रोका गया, देश में भी उस तरीके से काम नहीं किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और उसके बाद चुनाव आयोग भी थोड़ा सा उस पर असर देखने को मिला कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस तरीके से फजीहत हुई है। हालांकि देखिए, आंकड़ों पर थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं निर्भय। आपने जिस तरीके से बताया कि संक्रमण का दर कम हो रहा है, लेकिन उसका आंकड़ा बहुत कम है। संक्रमण की अगर रिकवरी रेट तो बढ़ रही है, लेकिन उस रिकवरी रेट में जो डेथ रेट बढ़ रही है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि रिकवरी रेट की अगर बात कर लें तो वो तो हो रहा है, लेकिन डेथ रेट 1% से ज्यादा हो गया है। अगर फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर लें तो वो 35,66,398 हो गया है और ये जो है वो कुल मरीजों का 16.92% है। मतलब लगभग 17% लोग एक्टिव है। निर्भय, ये डरा रहा है आंकड़ा और ये बता रहा है कि देश की स्थितियां खराब है। अगर इतने बड़ी संख्या में लोग एक्टिव होंगे तो इतनी तो संख्या में हमारे पास बेड भी अवेलेबल नहीं है। कहां से काम होगा, किस तरीके से काम होगा, किसको बेड मिलेगा, नहीं मिलेगा। पटना का बड़ा हॉस्पिटल, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से, हाँ, पटना के सबसे बड़े अस्पताल NMCH के सारे बेड फुल है। वहां पर जाइए, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, नो एडमिशन, ऑक्सीजन बेड या फिर आइसोलेशन बेड जो पूरी तरीके से फुल है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए था। लॉकडाउन लगाना बिल्कुल सही फैसला है, देर से आया है, लेकिन अब इसे मानिए कि दुरुस्त है। इस पर हम लोगों को काम करना होगा। आम लोगों को
इसमें सहयोग देना होगा, लेकिन देर हो गई है। देर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बिहार में आंकड़ा जो है एक्टिव मरीजों की संख्या की देख लीजिए। राजनीति भी हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब 75,000 आंकड़े थे तभी हमने कहा था, जब 25,000 थे तभी हमने कहा था कि प्रदेश सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। सहयोगी पार्टी बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आया तो अब उनका वो स्वागत कर रहे हैं। देखिए, स्वागत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनके पास दूसरा कोई रास्ता है क्या। राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने स्तर पर काम करती हैं, और आप देख रहे होंगे कि इन दिनों कितने राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके बड़े अध्यक्ष हैं या उनके विधायक हैं, वो सड़कों पर दिख रहे हैं। कोई नहीं दिख रहा। 2 4 10 लोगों की बात हम नहीं करते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, और ये वही अपवाद हैं जो इन दिनों कहीं सदर अस्पतालों में दिख जाते हैं आपकी जनप्रतिनिधि या वगैरह वगैरह, या गया की बात कर लें तो वहाँ के मेयर और डिप्टी मेयर सड़कों पर सैनिटाइजेशन करते हुए नजर आते हैं, और कहीं के कोई मेयर नहीं नजर आते हैं, वो सोए हुए हैं, और पता नहीं क्यों सोए हुए हैं। और सभी सोए हुए हैं। और बात अगर व्यवस्था की करें तो आज व्यवस्था पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अविनाश ने कहा कि कोरोना के इस काल में लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन सरकार को जहां काम करना चाहिए था वहां काम नहीं दिख रहा है। और ऐसी ही एक तस्वीरें जब उभर करके आई और जब खबरें चलने लगी, डीटीवी भारत ने स्पेशल उस पर स्टिंग किया। बात थी एम्बुलेंस को लेकर के। दरअसल एम्बुलेंस जो है, जिसको कह सकते हैं कि मरने के बाद जब यम लोग जाने के लिए यम की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक ऐसे मरीज को अस्पतालों तक उनके लिए दूत बन करके आने वाले वो लोग अब यमदूत बने हुए हैं। और इसको लेकर के डीटीवी भारत ने एक स्टिंग किया। उस स्टिंग को दिखाएंगे, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से जब प्रदेश में एम्बुलेंस वालों की मनमानी शुरू हो गई, चाहे वो चालक हो या संचालक हो, उसके बाद स्टिंग हुई, और स्टिंग में जो सच हुआ वो देखकर आप भी दंग हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में सभी परेशान हैं, चाहे आम हो या खास। बावजूद ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मानवता की सेवा के बदले आपदा में अवसर तलाशने से बाज नहीं आते हैं। विपदा की इस काल में जब स्थिति ऐसी विकट है, तब परिस्थिति के बीच एम्बुलेंस वाले मौके का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। या यूं कहा जाए कि कोरोना काल में एम्बुलेंस वालों की चांदी कट रही है। कोरोना के मामले नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, और एम्बुलेंस वाले हैं कि मरीज के परिजनों से मनमाला भाड़ा वसूल रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की सूचना के बाद पड़ताल करने निकली डीटीवी की टीम ने जो देखा और सुना, उससे आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले हमारी टीम ने राजधानी पटना के IGIMS अस्पताल का दौरा किया और ग्राहक बनकर एम्बुलेंस चालक से बात किया। ड्राइवर हैं, हाँ, अगर पेशेंट को लेके जाना होगा तो चलिएगा क्या? यहाँ से अगर PMCH ले जाना होगा, प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है? प्राइवेट है या गवर्नमेंट वाला है? प्राइवेट वाला। चार्ज लगेगा तब तो? नहीं, ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट वाला है, निःशुल्क है। लेकिन यहाँ की गाड़ी नहीं जाएगा तो? यहाँ की गाड़ी हाँ, यहाँ की गाड़ी नहीं है, नहीं जाएगा। बातचीत के दौरान एम्बुलेंस चालक के द्वारा बताए चार्ज सुन शायद आपके भी होश उड़ गए होंगे। 4,000 रुपए, वो भी IGIMS अस्पताल से मात्र PMCH तक के लिए। अब जरा दूसरी शर्तें भी सुन लीजिए। अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन लगाया तो अलग से सरचार्ज देना होगा। एम्बुलेंस वाले हैं। अच्छा, किसी को ले जाना हो तो क्या चार्ज है? कहाँ जाना है? यहाँ से PMCH जाती है दूसरे कोविड का हेलो, बात कर रही है। ऑक्सीजन लगेगा? हाँ, ऑक्सीजन है? नहीं, ऑक्सीजन तो आप लोग ही लीजिएगा ना। ऑक्सीजन लगल है वहाँ पर कहाँ पे? हॉस्पिटल में। पॉजिटिव पाए गए हैं, हाँ। ठीक है, पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में यहाँ पे लाया गया है, यहाँ से PMCH ही ले जाना है। तो ऑक्सीजन नहीं ना लगा हुआ है? नहीं, ऑक्सीजन नहीं ना है? ठीक है, पहुँचा देंगे। कितना लगेगा? चार्ज 4,000। ऑक्सीजन लगा के? नहीं, कब ऑक्सीजन हाँ?
बेटा को ऑक्सीजन का बिना ऑक्सीजन का 4 है। ऑक्सीजन लगा कर जाइएगा तो 5,000 पड़ेगा। 5 और कोई भी जाएगा? हम ही इससे जाएंगे, कम नहीं होगा? वो भी तो लेना है। कोविड में डेट फिक्स है इसका? कोविड में डेट फिक्स है क्या? नहीं लगेगा, कम नहीं होता है। अच्छा एक मिनट, ये प्राइवेट वाला है कि गवर्नमेंट वाला? प्राइवेट वाला होगा कि गवर्नमेंट वाला? प्राइवेट है। प्राइवेट। रसीद दीजिएगा। रसीद तो रसीद तो देना होता है ना? रसीद नहीं, रसीद नहीं होगा। 5,000 से कम नहीं? 5,000 से कम नहीं होगा। ये कम है। कितना कम होगा? कम बताइएगा तभी ना फैमिली को बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा और 5,000 पहुँचा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो 5,000 में? ऑक्सीजन लगेगा तो 6,000। ऑक्सीजन लगेगा तो 6,000। वहीं आईजीएमएस के पड़ताल के बाद डीटीबी की टीम ने कुर्जी इलाके में स्थित कुर्जी होली फैमिली अस्पताल का दौरा किया। वहां पहुंचते ही टीम ने कई चालकों से बात की, लेकिन सबकी डिमांड हाई थी। साथ ही ऑक्सीजन लगाने के लिए अलग से भी चार्ज देने की बातें की गई। और तो और चालकों ने यह भी शर्त रख दिया कि जितना देर होगा चार्ज उतना बढ़ता जाएगा। मेरे पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे होंगे। इस एम्बुलेंस को चलाने वाले को धरती पे देवदूत माना गया है, लेकिन इस कोरोना काल में वही देवदूत यमराज बनकर सामने आ रहे हैं और मरीज के परिजनों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। हालांकि हर एम्बुलेंस चालक उस तरीके का काम नहीं कर रहा है। कुछ एम्बुलेंस चालक हैं जो इस कोरोना काल में भी मरीज के परिजनों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। वहीं जब इस खबर को लेकर डीटीवी भारत संवाददाता निषेध ने कुछ एम्बुलेंस चालकों से बात किया तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया, लेकिन सफाई भी पेश कर दी। कुछ एम्बुलेंस चालक हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या करते हैं आप? एम्बुलेंस एम्बुलेंस चलाते हैं। एम्बुलेंस चलाते हैं। अच्छा, अभी लोगों से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, ये हम लोग को खबर मिला है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, कुछ एम्बुलेंस वाला ऐसा कर रहा है, ठीक है ना, सभी एम्बुलेंस वाला ऐसा नहीं कर रहा है। कुछ एम्बुलेंस वाला ऐसा है कि मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए मतलब 10,000 5,000 जो भी अथी होता है वो अपना करता है। और जो परिजन के आदमी हैं, ठीक है ना, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलता, उनको ज़रूरत में लेना पड़ता है। लेकिन सभी ऐसा एम्बुलेंस वाला नहीं है। हम लोग मान लिया जाए कि अगर 100 किलोमीटर जाना रहता है तो 3,000 4,000 तक मतलब हम लोग अथी करते हैं, पहुंचाने का काम। अच्छा, यानी पैसे ज़्यादा वसूले जा रहे हैं। कुछ एम्बुलेंस वाला ऐसा कर रहे हैं, ये सभी एम्बुलेंस वाला ऐसा नहीं कर रहे हैं। वहीं डीटीवी भारत ने पहले ही इस मुद्दे को लेकर उठाया था। इसके बाद अब सरकार ने भले ही एम्बुलेंस चालकों और संचालकों की मनमानी को रोकने के लिए रेट चार्ट तैयार तो कर दिया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका कितना फायदा होता है और इसे पालन करने में सरकार सफल हो पाती है या आदेश बाकी आदेशों की तरह ही धूल फाकते रह जाएंगे। राजधानी पटना से डीटीवी भारत के लिए निषेध की रिपोर्ट। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से डीटीवी भारत की इस स्टिंग में, शायद आपने इस स्टिंग को देखा होगा तो समझ गए होंगे कि प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। सरकार ने भले ही रेट चार्ट अब तय कर दिया हो, जब इस खबर को हमने दिखाया और उसके बाद इस मुद्दे को लेकर के पहले से डीटीवी भारत बातों को कह रहा था, खबरें आ रही थी, और उसके बाद जब हमने स्टिंग को किया तो अब भले ही सरकार ने रेट चार्ट तय कर दिए हो, 18 रुपए प्रति किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक आप एम्बुलेंस को लेकर के जा सकते हैं, कई सारे आदेश दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इन आदेशों पर कार्रवाई होगी, और अगर होगी तो प्रशासन ने कैसी तैयारी की है, आज हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सा एक बार उस कोरोना योद्धा को देखते हैं। दरअसल कोरोना योद्धा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस सम्मान को दे दिया है। हमारे साथ स्टिंग करने वाले जो संवाददाता थे हमारे साथ वो हैं, निषेध हमारे साथ आएंगे। एम्बुलेंस को लेकर के स्टिंग की जब तैयारी की तो डिजाइन किया निषेध ने, निषेध खुद निकले सड़कों पर, और अब खबर दिखाए जाने के बाद उसका असर हो गया है। निषेध, खबर आई एम्बुलेंस के चार्ज जो है वो अधिक लिए जा रहे थे, 4 से 5 और 6,000 रुपए। आप समझ सकते हैं कि आईजीआईएमएस से लेकर के और पीएमसीएच की दूरी, कुर्जी से लेकर के
पीएमसीएच की दूरी कितनी है? महज 2 से 3, 4 और खूब होंगे तो 5 किलोमीटर की दूरी होगी। इन 5 किलोमीटर की दूरी पर 1000 रुपए किलोमीटर कम से कम अगर एम्बुलेंस वाले ये तय करते हैं तो समझ सकते हैं कि लूट खसोट कितना हो रहा है। इस आपदा में, इस विपदा में जब लोगों के सहयोग के लिए लोग आगे आ रहे हैं और ऐसे में एम्बुलेंस कर्मी लूट ही तो रहे हैं ना। बिल्कुल निर्भय, जिस तरीके से हमको पता चला कि एम्बुलेंस चालक इस कोरोना काल में भी लगातार उन मरीज के परिजनों से पैसे वसूल रहे हैं जो एक तो पहले से परेशान हैं और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। और जब अपने परिवार वालों को, जो उनके परिजन हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनको घर ले जाया जा रहा है, तो उस वक्त जो एम्बुलेंस चालक है वो मनमाने तरीके से उनसे पैसे वसूल रहे हैं। और आलम यह है कि कुर्जी फैमिली हॉस्पिटल से पीएमसीएच मात्र 5.8 किलोमीटर की दूरी है और उसके 5 से 6 हज़ार रुपये एम्बुलेंस चालक जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन परिजनों का क्या हाल होता होगा जिनके पास ये पैसे देने के लिए नहीं है। उन परिजनों पे सबसे बड़ा पहाड़ टूटता है और कहीं ना कहीं जो संचालकों की मनमानी है वो इस संक्रमण काल में काफ़ी सामने आ रही है लगातार। हालांकि जिला प्रशासन, बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने रेट चार्ट अब जारी कर दिया है, अब रेट फिक्स कर दिया है निजी जो एम्बुलेंस हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा शिकायत आ रही है वो दूसरे ज़िले से जो एम्बुलेंस वाले आ रहे हैं उनकी आ रही है। वो कुछ ज़्यादा ही पैसे की डिमांड कर रहे हैं और जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी बाहर से आने वाले जो जिले से लोग हैं, प्रदेश की जो दूरी है, आप प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो सब समझते हैं। सरकार ने जो रेट चार्ट निर्धारित किया है, एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से जरा सा वो रेट चार्ट दिखाया जाए। सरकार ने जो रेट चार्ट तय किया है उस रेट चार्ट में 18 रुपए प्रति किलोमीटर तय किए गए हैं। कम से कम जो एक एम्बुलेंस का चार्ज होगा वो होगा 1500 से 1700, 1800, लेकिन छोटी कार अगर होंगी तो उसके लिए आपको 1500 रुपये तय किए गए हैं। छोटी कार अगर एसी वाली होगी तो उसके चार्ज 1700 होंगे। इसी तरीके से बाकी अन्य गाड़ियां, चाहे जाइलो की बात करें या फिर अन्य जो गाड़ियां हैं, बोलेरो हैं, उन सब का अलग अलग चार्ज तय किया गया है। लेकिन इस चार्ज सीट में जो तय किया गया है इसमें जो दूरी है वो निर्धारित 50 किलोमीटर तक आने जाने की तय की गई है। ऐसे में अगर बाकी अन्य जिलों से लोग आते हैं, जैसे आप यहां से अलग बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें जो कि ज्यादा दूर नहीं है लेकिन 50 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा दूर है। अगर आप हाजीपुर के बाद बात करें तो छपरा या फिर सोनपुर से ही दूरी अगर तय करें तो सोनपुर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर से अधिक है। अगर राजधानी में जो लोग भी हैं, राजधानी जो लोग आने वाले जो मरीज हैं, वहां की अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो आखिर में इसका क्या होगा। और इसके लिए जो बड़ा सवाल आपने किया, हम एक बार, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ शर्मिला बनी हुई हैं। शर्मिला, क्या लगता है प्रशासन ने जो ये तय किए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने जो दावे कर दिए हैं कि अब रेट चार्ट तय हो गया, हमने काम कर दिया, सरकार का यही काम है कि सिर्फ रेट चार्ट तय कर दो और उसके बाद व्यवस्थाएं जस की तस, क्या लगता है आपको कि ये नियम कायदे कानून जो है वो फॉलो हो पाएंगे? बिल्कुल निर्भय, सबसे पहले तो आपने जो कहा वो सही है, क्योंकि दावे तो बहुत होते हैं लेकिन ज़मीनी जो हकीकत होती है वो अलग ही होती है और जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। और इसी के तहत फ़िलहाल तो सरकार ने ये आदेश जारी किया है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई एम्बुलेंस चालक इस पूरे नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर बिहार एपिडेमिक कोविड रेगुलेशन एक्ट 2021 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यदि आप उल्लंघन करते हैं किसी भी नियमों का, सबसे पहले तो एम्बुलेंस में जितनी भी ज़रूरी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो होनी चाहिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और उसके अलावा एक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी का होना अनिवार्य है। ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी का होना अनिवार्य, बाकी और लोग भी हैं, उनसे भी सबसे सहयोग बात करने की जरूरत है। क्या लगता है उत्कर्ष, आप भी सड़कों पर रहते हैं, दिन भर लॉकडाउन की पूरी खबरों को देख रहे हैं, स्थितियां समझ रहे हैं, लगता है कि ये रूल फॉलो हो पाएगा? जी नहीं, साफ तौर पर जो एम्बुलेंस कर्मी है वो सरकार की बातें नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। वो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां कोविड महामारी फैल रही है, लोगों में एक डर बना हुआ है, ऐसे में जो ये एम्बुलेंस कर्मी हैं, चाहे जो भी इन लोगों के लिए पैसा वसूल रहे हैं, ये साफ तौर पर गलत है। हालांकि सरकार ने एक रेट चार्ट जरूर तय किया है क्योंकि वो इन चीज़ों से बचना चाहती है। उन्हें लगता है कि सरकार अगर इस चीज़ों में फंसेगी तो ज़्यादा उलझ जाएगी, इसलिए सरकार इन चीज़ों में फंसेगी। आपको भी रोकना चाहेंगे, हमारे साथ ऋतिक हैं।
ऋतिक, सरकार लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन वसूली चल रहा है। नियम कायदे कानून बना लेने से सब कुछ हो जाता है क्या? क्योंकि आपके पास आंकड़ा है कि कितना एक दिन में, पिछले 24 घंटे में, लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है लेकिन पहले दिन सरकार ने कितनी वसूली की है? वसूली से काम चलेगा? सुविधा होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने आंकड़े की बात की। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, सरकार के लिए महज आप एक आंकड़ा है, अपने परिवार के लिए सब कुछ है। अगर आपको कुछ होता है, आप आंकड़े में जुड़ जाएंगे, 4 लाख के बाद बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो पहला दिन लॉकडाउन का था, वहाँ पर करीबन 8,07,97,200 रुपये की कमाई हुई है। तो इसमें प्रशासन की जेब तो गर्म हुई ना, उसने चालान काटा। और वहां पर ठीक है, वहां पर लोगों की भी गलतियां हैं। मैं ये भी कहूंगा कि लोगों को इस चीज से सीखना चाहिए कि आप लॉकडाउन को उल्लंघन करेंगे तो देखिए गलतियां किसकी हैं, फंड में किसके जा रहा है, पैसे तो गए ना। 8 लाख की कमाई पहले दिन लॉकडाउन में अगर हो गई है तो ये चीज कहने की सोचने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि सरकार को सिर्फ दर निर्धारित करने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है, आपने सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हमारे सहयोगी ने पहले ही कहा था, अविनाश जी ने, कि देर कर दी बहुत। और देर जब कर दी है तो आपने दर में भी बड़ी देरी करी। वहां पर लोग जब अस्पताल के परिसर में मरते मरते दम तोड़ रहे हैं, तो जब एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस चालक जो है वो मनमानी करेंगे कि भाई हमें इतने ही पैसे चाहिए, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ेंगे, तो जिसकी जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है उसके परिवार पर यह फर्क पड़ेगा। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और ऐसे में स्थितियां बिगड़ती जा रही है। हम एक बार फिर से उत्कर्ष से जुड़ेंगे। उत्कर्ष, आज आप सड़कों पर थे और आपने देखा बस स्टैंड की अगर हम बात करते हैं, वहां पर यात्री आ रहे हैं, जांच की बात की जाती है, जांच वहां पे नहीं हो रहा है। जो बस वाले, जो चालक हैं, चाहे उसके सहकर्मी हैं, वो खुद से, मतलब स्थितियों को लेकर के वो खुद से सतर्क हो चुके हैं। प्रशासन की निष्क्रियता वहां दिख रही है। जी हाँ, साफ तौर पर प्रशासन कहीं से भी सख्त नहीं है। जब हमने इसका खुलासा किया, उसके बाद हमने पटना के सिविल सर्जन को फ़ोन किया तो वो साफ तौर पर इससे मुकर गई। उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं है। और जब हमने कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो नंबर्स बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, वहाँ जब हमने फ़ोन करा तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि राजधानी पटना में बसें चल रही हैं। बस से करीब आमून जो लोग हैं वो हज़ारों के तादाद में आते हैं लोग, और उनकी एक बार भी कोविड की जांच नहीं होती। ऐसे में अगर वो घर आते हैं तो अपने से कितने लोगों को संक्रमित करेंगे, और सरकार साफ तौर पर इसमें विफल दिखते जा रही है। क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं दिन पे दिन, बीते दिन भी 80 लोगों से ज़्यादा मौत हो गई बिहार में और करीब 14,000 से ज़्यादा आंकड़े आए हैं, तो सरकार साफ तौर पर विफल है। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन नहीं, अनलॉक की शुरुआत सरकार कर रही है। बिल्कुल, अनलॉक की सरकार शुरुआत कर रही है और तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरीके से स्थितियां बदल रही है। सरकार सड़कों पर सख्ती की बात करती है, प्रशासनिक के जो आला अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर सख्ती कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की जो स्थिति है वो साफ तौर पर सबके सामने है। ऐसे में आखिरी प्रतिक्रिया चाहेंगे हम निषेध से। निषेध, क्या लगता है, कार्रवाई अभी होनी चाहिए, सिर्फ आंकड़े तय नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी लॉकडाउन का वक्त है और आज दूसरा दिन है लॉकडाउन का। एम्बुलेंस वालों की तो बात हम कर दिखा ही रहे हैं लगातार कि हाँ किस तरीके से मनमाने पैसों वसूले जा रहे हैं। हालांकि अब जो रेट फिक्स किया गया उसके बाद देखना है कि क्या अब भी उसी तरीके से ये गिद्ध बनकर उन परिजनों को नोचेंगे या फिर अब वो आगे सुधरेंगे। बिल्कुल, अब आगे सुधरेंगे या क्या कुछ करेंगे, इस पर डीटीवी भारत की लगातार नजर रहेगी और नजर हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार बनाए हुए हैं, हर स्थितियों पर नजर बनाए हुए। ऐसे में जहां एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों की बात की जाए तो उनकी भी स्थितियां बेहतर नहीं है। IGIMS में आज जब हंगामा हुआ और हंगामा खुद अधीक्षक के चेंबर के सामने हुआ, खबर कर रहे थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी हैं। सनी, आज आप IGIMS में थे और वहां पर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन का जो नज़ारा था वो कहीं ना कहीं अलग था। किस कारण से हुआ, सबसे पहले इसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, लगातार वो मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में मायने रखता है कि जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि आज जो प्रदर्शन हुआ, जो मनीष मंडल अधीक्षक है IGIMS के, उनके कार्यालय के बाहर में जिस तरीके से आज तस्वीर सामने आई तो उसे साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। लेकिन वास्तविक स्थिति वहाँ पे यह थी कि जो नर्सिंग स्टाफ थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि हमें सुरक्षा चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें, क्योंकि वो भी अपने घर परिवार को छोड़ के आते हैं और मरीजों की सेवा करते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पे यह है कि जो वहाँ पे दो तरह के नर्सिंग स्टाफ है। एक होते हैं कि जो कि रेगुलर हैं और एक ऐसे हैं जो कि बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी कि आप कुछ साल के लिए आप आते हैं और काम करते हैं।
लेकिन जो उनकी सैलरी होती है वह निश्चित 18,000 ही है। जबकि जो कर्मचारी, उनका साफ तौर पे कहना था कि जब एम्स के आधार पर ही जब IGMS अस्पताल है चलिए बिल्कुल सनी, हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें ये बता रही हैं कि स्थितियां क्या थी अस्पताल में। जो कि कर्मी थे वो कर्मी हंगामा कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे और उनकी मांग भी जायज है क्योंकि कोरोना के इसका महिला कर्मी है जो रोती हुई नजर आई, इसके साथ साथ जो पुरुष कर्मी है वो भी रोते नजर आए। इनकी मांगे सुरक्षा थी और साथ ही साथ इनकी मांगे थी कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। बिल्कुल, इनका वेतन भी रुका हुआ है जी नहीं, ऐसा नहीं, वेतन इनका मिल रहा है। अभी इनका वेतन फिलहाल में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं 18,000 सैलरी है। बिल्कुल। लेकिन 18,000 में क्या होगा? जो लोग अपनी ज़िंदगी दौर पे लगा के परिवार को छोड़ के आते हैं, काम करते हैं, तो उनकी सैलरी 18,000 है। जबकि जो परमानेंट स्टाफ है वहाँ पे वो इतना काम नहीं करते हैं जितना कि होना चाहिए। इनका साफ तौर पे आरोप है कि जो परमानेंट स्टाफ है वह मरीजों को छूने तक नहीं जाते, जो कि कोविड पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जबकि ये जो संविदा पर जो काम करते हैं ये हर तरीके से मरीजों की सेवा करते हैं, जबकि जो परमानेंट है उन्हें भी काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर रहे हैं, ये आरोप है इनका। साथ ही साथ जो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट के मामले, आपको रोकते हैं एक बार, जरा सा बाइट हम सुनते हैं कि आखिर में वहां की जो तस्वीरें थी उसके बाद वहां के अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। हर जगह ड्यूटी करने के लिए स्टाफ की पेमेंट बढ़ाई जा रही है, स्टाफ को सिक्योरिटी दिया जा रहा है, स्टाफ की डबल पेमेंट दी जा रही है। क्या हम लोगों के लिए कोई सुविधा, कोई इंक्रीजमेंट नहीं है? बस वही 18,000 में कोविड में ड्यूटी करो, अगले मंथ मर जाओ तो भी कोई नाम नहीं है। नाम बताइए आप अपना। हम लोग नर्सिंग स्टाफ है, स्पेशली कोई भी नाम नहीं है। सब डिमांड है कि सैलरी तो कुछ तो इंक्रीज होनी चाहिए ना। सैलरी जैसे कि एम्स का सैलरी है वो सैलरी, एम्स की सैलरी, जैसे एम्स भी ऑटोनोमस बॉडी है तो वो भी बढ़ सकते हैं। आपको कोविड में कुछ बढ़ाया वो। ये वैश्विक महामारी है, इसमें हर का रोल है, कोई आम कोई खास कोई नहीं है। और इस महामारी में सबको साथ मिलकर अगर हम चलेंगे तभी इससे जीत सकते हैं। उनको सैलरी के लेके कुछ प्रॉब्लम है, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं अभी उन लोग से बात करूंगा। तो बिल्कुल आरोप लगातार लग रहे हैं और ऐसे में जो अधीक्षक हैं उन्होंने भी अपने तरफ से सफाई तो दे दी है, लेकिन आखिर में स्थितियां कब बदलेगी? सनी से आखिरी कमेंट चाहेंगे, स्थितियां कब बदलेगी सनी? जी, जहाँ तक आपने सवाल किया कि स्थितियाँ कैसे बदलेगी, इसके लिए जो प्रशासन है IGMS का, साफ तौर पर जो भी कर्मचारी वहाँ काम करे, चाहे वो संविदा कर्मी हो या फिर जो परमानेंट है वो, सभी तरह के नर्सिंग स्टाफ को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। सभी को उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सनी हमसे जुड़ने के लिए। लगातार आप भी अपडेट पर नजर रखें। और जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ती जा रही है, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से चरमरा चुका है। सड़कों पर सख्ती तो दिख रही है, एक दिन में लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं उन आम लोगों से जिनके जेब पर खुद अभी की स्थितियां जो है वो भारी पड़ रही है। और ऐसे में जहां एक तरफ लापरवाही, एम्बुलेंस जैसे जो सेवाएं लोगों के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पूरी तरीके से सरकार बेकार हो गई है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सरकार बेकार हो चुकी है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ऐसे में आपको खुद से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर ये आपके और आपके समाज के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करें और देखते रहें DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।